गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने अमेरिकी मंत्रिमंडल एवं ब्रिटिश मंत्रिमंडल की तुलना की थी और उन दोनों मंत्रिमंडल को तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास किया था और मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी आप लोगों को सहायक रहा होगा वो मेरा व्याख्यान। उसी कड़ी के अंतर्गत आज के इस व्याख्यान में हम बात करते हैं अमेरिकी कांग्रेस एवं प्रतिनिधि सदन। ये जो अमेरिकी कांग्रेस जिसे जैसा कि इसी प्रकार का जो सेम स्ट्रक्चर उसको अपने भारत में संसद कहते हैं, वहाँ कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिकी कांग्रेस और प्रतिनिधि सदन, ठीक है, वहाँ भी कांग्रेस में दो सदन हैं। जैसे अपने यहाँ दो सदन है, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। जैसे राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन, यानी हाउस ऑफ लॉर्ड को उच्च सदन कहते हैं और हाउस ऑफ कॉमन को निम्न सदन कहते हैं। उसी प्रकार अमेरिका में भी कांग्रेस के दो सदन होते हैं, एक सीनेट जिसको उच्च सदन कहा जाता है, दूसरा प्रतिनिधि सदन जिसको निम्न सदन कहा जाता है। तो आज हम अमेरिकी कांग्रेस और प्रतिनिधि सदन की बात कर रहे हैं। लॉस्की कहते हैं कि ब्रिटिश एवं अमेरिकी संवैधानिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अंतर ब्रिटिश कॉमन सभा एवं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की शक्तियों में अंतर का है। इन दोनों अगर इन दोनों देशों की संवैधानिक शासन व्यवस्था को समझे तो इनमें मुख्य अंतर होता है। इन दोनों संवैधानिक शासन व्यवस्थाओं में कांग्रेस और संसद के निम्न सदन की शक्तियों के अंतर का है, यानी इनकी शक्तियों में क्या अंतर है, इनको किस प्रकार हम डिफाइन करें, इसका अंतर है। प्रतिनिधि सभा का गठन या प्रतिनिधि सभा का संगठन, यानी प्रतिनिधि सभा किस प्रकार बनती है उसकी हम बात यहाँ करते हैं, क्योंकि पहले संरचना को समझना आवश्यक है। शक्तियाँ और उसकी भूमिका बाद में आती है, पहले उसके स्ट्रक्चर को तो समझे कि भाई ये प्रतिनिधि सभा होती क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार की जाती है। तो ये हम इस व्याख्यान में समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिका में 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मताधिकार प्राप्त होता है, यानी कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले तो उसको मताधिकार प्राप्त होता है। भारत में भी मताधिकार की आयु अभी वर्तमान में 18 वर्ष ही है। पहले 21 वर्ष थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने संविधान संशोधन करके इसे 18 से 21 से 18 कर दिया। यानी उनको लगा कि 18 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी अपना भला बुरा सोच सकता है, राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभा सकता है, तो उन्होंने मताधिकार की आयु 18 वर्ष कर दी। लेकिन अमेरिका में पागल और देशद्रोहियों को मताधिकार से वंचित रखा गया है, यानी पागल लोगों को और देशद्रोहियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिनिधि सभा की संरचना के विषय में अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 30,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। ये कम से कम एक संख्या इन्होंने लगभग अप्रोक्स संख्या बताई है, कोई फिक्स नहीं है। लगभग जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि एक लोकसभा सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, तो उसी प्रकार यहाँ ये बात कही गई है। प्रत्येक राज्य से कम एक प्रतिनिधि अवश्य शामिल होगा प्रतिनिधि सभा में, चाहे उसकी जनसंख्या कितनी भी हो। यानी राज्य चाहे छोटा हो, प्रांत चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि अमेरिका में 50 प्रांत है, किसी भी स्तर का प्रांत हो, कितना भी छोटा हो, लेकिन कम से कम एक सदस्य प्रतिनिधि सभा में प्रत्येक प्रांत से अवश्य जाएगा। 1961 की जनगणना के आधार पर प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 435 निर्धारित की गई है, 435, तथा सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष विधि से 2 वर्ष के लिए किया जाता है। वहाँ 435 सदस्य संख्या निर्धारित की गई है 1961 की जनगणना के आधार पर। लेकिन वहाँ कोलंबिया एक बहुत बड़ा जिला है, वो प्रांत तो नहीं है, मतलब जिला है और क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो इसलिए केवल एक ही ऐसा उदाहरण है अमेरिकी शासन व्यवस्था में जिसमें जिले को अलग से प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया और कोलंबिया को प्रतिनिधि सभा में 3 सीटों का प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो अब अगर हम प्रतिनिधि सभा के
सदस्यों की संख्या की बात करें तो 435 प्लस 3 यानी 438 सदस्य प्रतिनिधि सभा में हैं। और ये प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिए। किस जिले को मिला है? कोलंबिया जिले को। 3 सीटों का प्रतिनिधित्व और 435 पहले से है, तो इसका मतलब है 438। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संबंधित प्रांत का निवासी होना आवश्यक है। जिस भी प्रांत से वो जाना चाहे उसका निवासी होना आवश्यक है। अब इसकी योग्यताएं क्या क्या होती है? मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधि बनना चाहे तो उसकी योग्यता क्या क्या होती है उसकी बात करेंगे। उसकी आयु 25 वर्ष हो, यानी वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह कम से कम 7 वर्षों से अमेरिका में निवास कर रहा हो, अमेरिका का नागरिक हो। वह अमेरिका में नागरिक एवं सैनिक पदाधिकारी नहीं हो, किसी भी प्रकार की सेवा में नहीं हो, नागरिक और सैनिक सेवा में विशेषकर नहीं हो। वह संबंधित राज्य का निवासी हो। जैसे भारत में लोकसभा के लिए ऐसा नहीं है, भारत में कोई भी व्यक्ति लोकसभा का कहीं से भी प्रतिनिधि बन सकता है, यानी संबंधित राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है भारत में, लेकिन यहां है। विशेषाधिकार: प्रतिनिधि सदन के सदस्यों को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। उन्हें अधिवेशन के दिनों में किसी भी दीवानी अभियोग के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये कुछ उन्मुक्तियां तो भारत के संदर्भ में भी है कि जैसे मान लो भारत में संसद का सत्र चल रहा हो, तो संसद के सत्र के दौरान बिना लोकसभा अध्यक्ष या जो उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष एक तरह से, उनकी अनुमति के बिना किसी भी संसदीय सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता सत्र के दौरान उनकी अनुमति के बिना। अगर उनसे अनुमति लेके कोई मुकदमा चले तो फिर उसमें कोई व्यवधान नहीं है, लेकिन उनकी अनुमति के बिना नहीं हो सकता। वेतन भत्ते: प्रतिनिधि सदन के प्रत्येक सदस्य को $1,74,000 वार्षिक वेतन मिलता है। $1,74,000। इसके अतिरिक्त उन्हें कार्यालय, डाकतार, स्टेशनरी भत्ता मिलता है। उन्हें निःशुल्क यात्रा, चिकित्सा, बिजली, पानी, दूरसंचार एवं अन्य बहुत सी सुविधाएं प्राप्त होती है। ये सब निःशुल्क होती है, इनमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगता। बिजली, पानी, दूरसंचार, चिकित्सा, यात्रा आदि में। अधिवेशन: अमेरिकी संविधान के 20वें संशोधन के तहत कांग्रेस प्रतिवर्ष एक वार्षिक अधिवेशन बुलाती है। 20वें संशोधन के तहत कांग्रेस प्रतिवर्ष, और इसकी बैठक 3 जनवरी को दोपहर में आरंभ होती है। ये इसकी तारीख भी फिक्स है, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को दोपहर में बैठक आयोजित होगी। कांग्रेस के दोनों सदनों के अधिवेशन तब तक चलते रहते हैं जब तक कि सदस्य लिखित रूप में स्थगन आदेश नहीं दे देते। यानी इन अधिवेशनों की समाप्ति का कोई दिन या तारीख तय नहीं है, ये चलते रहेंगे और जब तक कोई सदस्य इनके स्थगन का प्रस्ताव या स्थगन के लिए नहीं कह दे तब तक चलते रहेंगे, यानी निरंतर चलते रहेंगे। अपने यहाँ तो संसद के जो सत्र चलते हैं उनका एक सीमित टाइम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, और सामान्यतः यहाँ 3 संसदीय सत्र होते हैं बड़े बड़े। एक तो होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, फिर मानसून सत्र, और उसके बाद में शीतकालीन सत्र। और ग्रीष्मकालीन सत्र के दौरान ही बजट संबंधी बातें होती हैं, उसको बजट सत्र भी कहते हैं क्योंकि वो लंबा भी होता है सबसे वह सत्र। लेकिन यहाँ ये निरंतर चलते रहते हैं। और एक बात और है, दोनों सदनों का अधिवेशन एक ही दिन स्थगित होता है, यानी साथ साथ ही चलते हैं लगभग दोनों सदनों के अधिवेशन। गणपूर्ति: प्रतिनिधि सदन की गणपूर्ति कुल सदस्यों का बहुमत होती है। कुल सदस्यों का बहुमत, जैसे कुल सदस्य मान लो प्रतिनिधि सदन में 438 हैं, तो कुल सदस्यों का बहुमत आप देख लीजिए कि यहाँ लगभग 220 सदस्य चाहिए बहुमत के लिए। 220 सदस्य होंगे तो गणपूर्ति उसकी हो जाएगी, यानी बैठक बुलाई जा सकती है। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम, कोरम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। और कोरम क्या होता है? वह
निश्चित सदस्य संख्या जिसके बिना अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, उसे कोरम कहते हैं। अब जैसे ये भारत के संदर्भ में बात करें तो यह कुल सदस्यों का 1/10 होती है। जैसे भारत में मान लीजिए लोकसभा की बैठक बुलाने के लिए कोरम कितना होगा, यानी गणपूर्ति कितनी होगी, तो वह आप निकाल लीजिए। कुल सदस्यों का 1/10 यानी 55 सदस्य होने आवश्यक है। 55 सदस्यों के बिना मीटिंग गणपूर्ति नहीं होगी और मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती। कार्यकाल, प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। अपने यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन यहाँ प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 2 वर्ष है। प्रतिनिधि सदन की शक्तियां एवं कार्य। प्रतिनिधि सदन अमेरिकी कांग्रेस का निम्न सदन है। ये मैंने पहले भी आपको कहा, इसको निम्न सदन कहा जाता है। जैसे भारत में भी लोकसभा निम्न सदन है। बहुत से मामलों में सीनेट एवं प्रतिनिधि सदन की शक्तियां समान है। अपने यहाँ भी बहुत से मामलों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां समान है, किंतु बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके संबंध में सीनेट प्रतिनिधि सदन से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ उल्टा है। अगर भारत की बात करें तो भारत में बहुत से ऐसे मामले हैं जिनके संदर्भ में लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है, कॉमन मामलों के अलावा। लेकिन यहाँ सीनेट प्रतिनिधि सदन से बहुत से मामलों में अधिक शक्तिशाली है। इसीलिए तो एक प्रश्न आता है बीए पाठ देते की कक्षाओं में कि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, स्पष्ट करिए, बताइए किस प्रकार। ये निबंधात्मक क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, 20 नंबर का, और कई बार छोटे लघुत्तरात्मक क्वेश्चनों में भी पूछा जाता है। लेकिन इसका उत्तर आप, क्योंकि ये एकमात्र विश्व का द्वितीय सदन है जो सबसे शक्तिशाली है, इसीलिए तो पूछा जाता है कि सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है, स्पष्ट कीजिए या इस पर लेख लिखिए या इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रतिनिधि सदन के सामान्य स्ट्रक्चर के संबंध में हमने बात की थी, और इससे आगे की बात हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो आइए हम यहीं अपनी बात समाप्त करते हैं। आप सभी को